नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। दर्शकों, आज हम उस ग्रह की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ज्योतिष भय नहीं सिखाता, वह बोध सिखाता है। आज का विषय है राहु। ज्योतिष कहता है हर प्रकाश की एक छाया होती है और वही छाया जीवन में प्रश्न बनकर आती है। राहु वही प्रश्न है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है, लेकिन राहु क्या है? राहु वह है जो सीमाओं को तोड़ना चाहता है, जो परंपरा से आगे बढ़ना चाहता है, जो अज्ञात को जानना चाहता है। दर्शकों, राहु को छाया ग्रह कहा गया है। वह भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। खगोलीय दृष्टि से राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है। वह चंद्रपथ और सूर्यपथ के प्रतिच्छेदन बिंदु का उत्तर नोड है। यही कारण है कि ग्रहण का संबंध राहु से जोड़ा गया है। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रहण स्थायी नहीं होता। कुछ समय के लिए प्रकाश को ढकता है, फिर प्रकाश लौट आता है और यही राहु का मूल विधान है। वह अंधकार नहीं, वह अस्थायी आवरण है जो आपको भीतर की शक्ति पहचानने को मजबूर करता है। राहु आपको डराता नहीं है, वह आपको जगाता है। और यही है राहु का प्रथम विधान, जहां छाया विनाश नहीं परिवर्तन का संकेत है। और यही है विधि का विधान। दर्शकों, राहु को समझने के लिए हमें केवल कथा नहीं, उसके प्रतीक को भी समझना होगा। जब समुद्र मंथन हुआ, देव और असुर ने दोनों मिलकर परिश्रम किया। विष भी निकला, रत्न भी निकले और अंततः अमृत भी निकला। यह पूरा दृश्य केवल पुराण की घटना नहीं है, यह मनुष्य के भीतर चलने वाला मंथन है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित यह प्रसंग हमें बताता है कि जब अमृत बांटा जा रहा था, तब स्वर भानु ने देव रूप धारण कर अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया। लेकिन अमृत का स्पर्श हो चुका था, मस्तक अमर हो गया। वही राहु बना और धड़ केतु बना। दर्शकों, यहां मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि इस एपिसोड में हम केवल राहु की बात करेंगे। केतु की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आइए अब समझते हैं राहु को। दर्शकों, यहां एक गहरा संकेत है। राहु सिर है, बिना शरीर का सिर, अर्थात इच्छा है लेकिन पूर्णता नहीं है। भोग है लेकिन तृप्ति नहीं है। जिज्ञासा है लेकिन सीमा नहीं है। यही कारण है कि ज्योतिष में राहु को अतृप्ति, महत्वाकांक्षा और असामान्य आकांक्षा का कारक माना गया है। अब प्रश्न उठता है, यह पौराणिक पात्र ज्योतिष में कैसे आया? दर्शकों, खगोल विज्ञान में दो बिंदु होते हैं जहां चंद्रमा की कक्षा सूर्य की कक्षा को काटती है। इन्हें ही उत्तर और दक्षिण नोड कहा जाता है। उत्तर नोड को राहु कहा गया है, जबकि दक्षिण नोड को केतु। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक विशेष स्थिति में इन बिंदुओं के समीप आते हैं, तभी ग्रहण होता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि राहु सूर्य चंद्रमा को गसता है। यह वैज्ञानिक घटना का प्रतीकात्मक वर्णन है। ज्योतिष ने इन बिंदुओं को केवल खगोलीय नहीं, मनोवैज्ञानिक भी माना है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर राहु को छाया ग्रह बताते हैं। राहु जिस भाव में स्थित हो, उस क्षेत्र में असामान्य अनुभव देते हैं। दर्शकों, राहु नियम तोड़ता है, लेकिन हर नियम तोड़ना अधर्म नहीं होता। यदि समाज जड़ हो जाए तो परिवर्तन कौन लाएगा? राहु परंपरा को चुनौती देता है, कभी विद्रोह बनकर, कभी क्रांति बनकर और कभी तकनीक बनकर और कभी कभी नई विचारधारा बनकर। यही कारण है कि आधुनिक युग, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान, विदेशी संपर्क, राजनीति की नई शैली बन चुका है। ये सब राहु प्रधान विषय माने जाते हैं। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। राहु सिर है, उसके पास हृदय नहीं है, इसलिए दिशा गुरु से लेनी पड़ती है, संतुलन सूर्य से लेना पड़ता है और संवेदना चंद्रमा से। जब राहु गुरु से जुड़ता है तो शोधकर्ता बनाता है, और जब राहु सूर्य से संतुलित होता है तो वैश्विक नेतृत्व देता है, और जब राहु चंद्रमा को भ्रमित करता है तो संशय और अधीरता बढ़ाता है। इसलिए राहु शत्रु नहीं है, वह तीव्र ऊर्जा है। समुद्र मंथन की कथा हमें यह सिखाती है, अमृत पाने की इच्छा गलत नहीं है,
लेकिन छल से पाया गया अमृत भी पूर्ण नहीं होता है। राहु हमें चेतावनी देता है, महत्वाकांक्षा रखो लेकिन मर्यादा के साथ, सीमा तोड़ो लेकिन विवेक के साथ, छाया से डरो मत, उसे समझो, क्योंकि जिस दिन आप अपनी अतृप्ति को पहचान लेते हैं उसी दिन राहु आपके लिए भ्रम नहीं दिशा बन जाता है। और यही है समुद्र मंथन से ज्योतिष तक राहु का गूढ़ विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब राहु को और गहराई से समझते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है, अर्थात उसका कोई स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म और प्रबल है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां सामान्य नहीं असामान्य अनुभव देता है। वह उस क्षेत्र में तीव्र इच्छा, अधीरता, विस्तार और कभी कभी भ्रम भी उत्पन्न करता है। अब समझिए, कुंडली के 12 भावों में राहु का स्वरूप क्या होता है। प्रथम भाव जो लग्न होता है, अगर राहु उसमें हो तो जातक का व्यक्तित्व जो होगा प्रभावशाली होगा, रहस्यमयी होगा, भीड़ से अलग दिखने की चाह वाला होगा। व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ना चाहता है। यदि संतुलन न हो तो आत्ममोह या छवि चिंता बन सकती है। अगर द्वितीय भाव में राहु हो तो वाणी असामान्य हो सकती है, प्रभावशाली होगी, विदेशी स्रोत से धन मिल सकता है, लेकिन वाणी में अतिशयोक्ति या परिवार से वैचारिक दूरी भी संभव है। अगर तृतीय भाव में राहु हो तो उनका जीवन साहस, जोखिम और मीडिया, संचार, राजनीति में सफलता के रास्ते बनाते हैं। यहाँ राहु प्रायः शुभ फल देता है क्योंकि यह उपचय भाव है। वहीं चतुर्थ भाव में राहु घर से दूर बसाता है, विदेशी भूमि से जुड़ाव होता है, मन में बेचैनी रहती है जब तक स्थिरता न मिले, माता के साथ कार्मिक संबंध गहरा होता है। पंचम भाव में राहु आपको असाधारण रचनात्मकता दे सकता है। फिल्म, डिजिटल, सट्टा बाजार, शेयर बाजार की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में भ्रम से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। छठे भाव में राहु वालों को शत्रुओं पर विजय मिलती है, प्रतिस्पर्धा में वे आगे रहते हैं, चिकित्सा, राजनीति, रणनीति में सफलता मिलती है। यह भी उपचय भाव होने से राहु यहाँ मजबूत परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का राहु व्यक्ति को असामान्य विवाह, विदेशी जीवन साथी, संबंधों में आकर्षण तीव्र लेकिन अपेक्षाएं भी अधिक देता है। अष्टम भाव में राहु वालों को रहस्य, शोध, गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र में रुचि बढ़ा देता है। अचानक उतार चढ़ाव भी यहां देखने को मिलता है। जीवन में परिवर्तनकारी घटनाएं होती हैं। वहीं नवम भाव में राहु वाले परंपरा से विद्रोह करते हैं, नई विचारधारा को अपनाते हैं, विदेश यात्रा, अलग प्रकार की आध्यात्मिक खोज में राहु आपको यहां लगा सकता है। दशम भाव का राहु असाधारण करियर दे सकता है, जैसे राजनीति में आप जा सकते हैं, फिल्म, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप जाने के कारण आप अचानक प्रसिद्धि पा सकते हैं। लेकिन यहाँ छवि की परीक्षा भी होती है। एकादश भाव में राहु के साथ मिलता है बड़ा नेटवर्क, बड़े लक्ष्य, आर्थिक उन्नति की तीव्र इच्छा। यहाँ राहु इच्छाओं को विस्तार देता है, क्योंकि 11वां भाव जो होता है इच्छाओं का भी भाव होता है। जबकि द्वादश भाव में राहु विदेश निवास, आंतरिक बेचैनी, आध्यात्मिकता का रहस्यमय अनुभव दिलाता है। यदि संतुलित हो तो मोक्ष मार्ग की गहरी खोज की तरफ भी बढ़ा सकता है। दर्शकों, अब आइए समझते हैं राहु आपकी कुंडली में ग्रहों के साथ कैसा कार्य करता है। आपको बता दें, राहु के अकेला उतना प्रभावी नहीं होता। वह जिस ग्रह से जुड़ता है उसकी प्रकृति को तीव्र कर देता है। सूर्य के साथ राहु आपको सत्ता की तीव्र चाह बढ़ा देगा, यह आपकी छवि की चुनौती बन सकता है। वहीं चंद्रमा के साथ राहु जातक की कल्पना शक्ति प्रबल कर देगा, लेकिन मानसिक भ्रम की संभावना बनती है। यहाँ पर राहु यहाँ पर ग्रहण योग बनाता है। मंगल के साथ राहु आपको अद्भुत साहस दे सकता है, आवेग का रूप दे सकता है। राहु यहाँ मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है। जबकि बुध के साथ राहु व्यक्ति को तकनीक, रणनीति, राजनीति में चतुराई देता है। वहीं गुरु के साथ राहु आपको परंपरा से हटकर ज्ञान दिला सकता है। यदि राहु संतुलित न हो तो यहाँ बनने वाला गुरु चांडाल योग आपको परेशान कर सकता है। वहीं शुक्र के साथ राहु वालों को आकर्षण, ग्लैमर, कला, विलासिता की तरफ बढ़ाता है। जबकि शनि के साथ राहु आपके कर्म में असामान्य संघर्ष बढ़ा सकता है। हालांकि यहाँ राहु बड़े सामाजिक परिवर्तन की क्षमता रखता है।
दर्शकों, राहु जिस ग्रह से जुड़ता है उसकी ऊर्जा को वैश्विक, असाधारण और कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण बना देता है। दर्शकों, बात करते हैं राहु किसी भाव में अगर अकेला हो तो क्या प्रभाव डालेगा। दर्शकों, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि राहु किसी भाव में अकेला हुआ तो वह उस भाव के विषयों को भीतर ही भीतर तीव्र बनाता है। व्यक्ति उस क्षेत्र में गहरी चाह रखता है, अनुभव स्वयं अर्जित करना चाहता है, बाहरी सहारा कम लेना चाहता है, आंतरिक प्रेरणा अधिक होती है। अकेला राहु प्रायः भ्रम नहीं बल्कि स्वनिर्माण की तीव्र आकांक्षा देता है। लेकिन याद रखिए, राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि राशि स्वामी मजबूत हुआ तो राहु की ऊर्जा दिशा पाती है, और यदि स्वामी दुर्बल हुआ तो राहु अस्थिरता दे सकता है। दर्शकों, आज का युग राहु प्रधान है। डिजिटल संसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैश्विक मंच, ये सब राहु की अभिव्यक्ति है। राहु भ्रम देता है, लेकिन वही भ्रम खोज की शुरुआत भी बन सकता है। राहु कहता है सीमा से बाहर सोचो, लेकिन विवेक साथ रखो, क्योंकि संतुलित राहु आपको भीड़ से अलग पहचान देता है और असंतुलित राहु आपको स्वयं से दूर कर देता है। यही है राहु का ज्योतिषीय विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, आइए अब समझते हैं राहु की महादशा कैसी होती है। आज हम राहु की महादशा को केवल अनुभव से नहीं, शास्त्र के आधार पर समझेंगे। वो है विंशोत्तरी दशा पद्धति, जिसका विस्तृत वर्णन बृहत्पराशर होरा शास्त्र में मिलता है। उसमें राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। यह 18 वर्ष साधारण नहीं होते हैं, ये जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लोग कहते हैं राहु की महादशा कठिन होती है, लेकिन शास्त्र कहता है राहु की महादशा तीव्र होती है। राहु की महादशा का मूल सिद्धांत समझिए। राहु छाया ग्रह है, वह भौतिक रूप से ग्रह नहीं है, लेकिन कार्मिक नोड है। इसलिए उसकी महादशाएं में घटनाएं अचानक होती हैं, निर्णय असामान्य होते हैं, जीवन भीड़ से अलग दिशा पकड़ सकता है। राहु उस भाव के फल को सक्रिय करता है जहां वह जन्म कुंडली में स्थित है, और उस राशि के स्वामी की स्थिति पर भी उसका फल निर्भर करता है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो, अर्थात केंद्र 1, 4, 7 और 10, या त्रिकोण 1, 5 और 9, और उपचय भाव 3, 6, 10 और 11 में, या उच्च तुल्य या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, राशि स्वामी बलवान हो, तो राहु की महादशा में अचानक उन्नति मिलती है। विदेशी संपर्क या विदेश यात्रा मिलती है आपको। राजनीति, मीडिया, तकनीक, डिजिटल मंच पर पहचान मिल सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, असाधारण अवसर मिल सकते हैं। राहु सीमाएं तोड़ता है, इसलिए यह काल व्यक्ति को स्थानीय से वैश्विक बना सकता है। अक्सर देखा गया है कि राहु की महादशा में व्यक्ति अपना करियर बदलता है, नई पहचान बनाता है या अचानक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और यदि राहु अशुभ प्रभाव में हो, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो, चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बना रहा हो, गुरु के साथ चांडाल योग बना रहा हो, उसका राशि स्वामी निर्बल हो, इस काल में राहु मानसिक भ्रम, निर्णय में अस्थिरता, पहचान का संकट, कानूनी या सामाजिक उलझन दे सकता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण तनाव भी होता है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु समस्या नहीं देता, वह भ्रम उजागर करता है। यदि भीतर लालच है तो राहु उसे सामने लाएगा, और यदि भीतर साहस है तो राहु उसे मंच देगा। अब राहु की महादशा का मनोवैज्ञानिक पक्ष समझते हैं। दर्शकों, राहु बाहरी घटना से अधिक भीतरी भूख को सक्रिय करता है। यह काल पूछता है, क्या तुम अलग सोचने का साहस रखते हो? क्या तुम आलोचना सह सकते हो? क्या तुम भ्रम और सत्य में अंतर कर सकते हो? राहु की महादशा में व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता है जैसे जीवन तेज गति से चल रहा है, क्योंकि राहु समय को तीव्र बना देता है। आइए इस महादशा को आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझते हैं। राहु भौतिक महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन अंततः यह सिखाता है सफलता बाहर नहीं, संतुलन भीतर है। यदि व्यक्ति इस काल में गुरु का मार्गदर्शन ले, निर्णय में धैर्य रखे, लोभ से बचे, तो राहु की महादशा जीवन का सबसे बड़ा उन्नति काल बन सकती है। दर्शकों, राहु की महादशा दंड नहीं है, यह दर्पण है। यह आपको दिखाती है आपकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यदि आप भ्रम से ऊपर उठ जाएं, तो राहु आपको भीड़ से अलग पहचान देता है, और यदि आप अधीर हो जाएं, तो वही राहु उलझन बन जाता है। इसलिए याद रखिए, राहु आपको गिराने नहीं आता, वह आपको जगाने आता है।
राहु की महादशा डर नहीं है, आत्मनिर्भरता और वैश्विक चेतना की परीक्षा है। और यही है राहु का ज्योतिषीय विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, एक अत्यंत सूक्ष्म और गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं। राहु स्वयं विनाशकारी नहीं है, लेकिन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा विनाशकारी हो सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से राहु विस्तार का कारक है। वह जिस भाव और ग्रह के साथ जुड़ता है उसकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। इसीलिए शास्त्रों में राहु को छाया कहा गया है। छाया का अपना स्वरूप नहीं होता, वह जिस प्रकाश के साथ खड़ी होती है वैसी ही दिखती है। जब राहु गुरु से कट जाए, गुरु जो ज्ञान, धर्म, मर्यादा और विवेक का कारक है, यदि कुंडली में गुरु निर्बल हो जाए और राहु अत्यधिक प्रभावशाली हो जाए तो व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त करता है लेकिन दिशा खो देता है। इसी स्थिति को शास्त्रों में गुरु चांडाल योग कहा गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह योग हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यदि गुरु बलवान हो तो राहु उस ज्ञान को परंपरा से बाहर ले जाता है। नई शोध, नई विचारधारा, नई सामाजिक क्रांति जन्म लेती है। और यदि गुरु दुर्बल हो तो वही राहु व्यक्ति को परंपरा से विद्रोह तो करवाता है लेकिन बिना आधार के। यही कारण है राहु को दिशा गुरु से मिलती है। और जब चंद्रमा राहु से जुड़ जाए तो यह स्थिति ग्रहण योग कही जाती है। चंद्रमा मन है, राहु भ्रम। दोनों अगर मिल जाएं तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है। यदि चंद्रमा बलवान हो तो यह व्यक्ति को अद्भुत कलाकार, लेखक, फिल्मकार बना सकता है। और यदि चंद्रमा दुर्बल हो तो मानसिक भ्रम, असुरक्षा, निर्णयहीनता बढ़ सकती है। इसलिए राहु चंद्रमा के साथ हो तो ध्यान, अनुशासन और आत्मचिंतन आवश्यक हो जाता है। दर्शकों, राहु का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब व्यक्ति सफलता को साधना नहीं, अहंकार बना लेता है। राहु अचानक उन्नति देता है, अचानक प्रसिद्धि देता है, अचानक मंच दे देता है। लेकिन यदि भीतर स्थिरता न हो तो वही उन्नति अस्थिरता बन जाती है। ज्योतिष में राहु को माया से भी जोड़ा गया है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है, बल्कि वह आकर्षण जो व्यक्ति को स्वयं से दूर करे। अब बात करते हैं राहु शुभ कब बनता है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब राहु पर गुरु की दृष्टि हो, जब राशि स्वामी भी बलवान हो, या जब राहु उपचय भाव अर्थात 3, 6, 10 और 11 में हो। और जब व्यक्ति धैर्य और विवेक से कार्य करे तब राहु शोधकर्ता बनाता है, वैज्ञानिक सोच देता है, राजनीति में रणनीतिक क्षमता देता है, डिजिटल और वैश्विक मंच पर पहचान देता है। आज का युग तकनीक, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का है। ये सब राहु की ऊर्जा से संचालित है। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, छाया तब तक दिखती है जब तक आप प्रकाश की ओर पीठ किए खड़े हैं। जैसे ही आप प्रकाश की ओर मुड़ते हैं, छाया आपके पीछे चली जाती है। ज्योतिष का यही गूढ़ सिद्धांत है। राहु समस्या नहीं है, वह आपकी अधूरी इच्छा का प्रतिबिंब है। यदि आप उसे पहचान लें, उसे अनुशासन दें, तो वही राहु आपको भीड़ से अलग पहचान देता है। यदि आप उसे अनियंत्रित छोड़ दें तो वही राहु अधीरता और पतन का कारण बन सकता है। इसलिए राहु से डरिए मत, उसे दिशा दीजिए, क्योंकि राहु विनाश नहीं, परिवर्तन की तीव्र शक्ति है। और यही है राहु का गहरा ज्योतिषीय विधान, और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम राहु के उपायों की बात करेंगे, लेकिन भय या अंधविश्वास के आधार पर नहीं, ज्योतिषीय सिद्धांत और शास्त्र के आधार पर बात करेंगे। ज्योतिष कहता है ग्रह पत्थर से नहीं बदलते, ग्रह चेतना से संतुलित होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है, अर्थात वह बाहरी वस्तु से नहीं, भीतरी अवस्था से अधिक प्रभावित होता है। राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा, विदेशी तत्व, नवाचार और माया का कारक है। इसलिए उसके उपाय भी मन, विवेक और दिशा से जुड़े होते हैं। अब शास्त्रीय और ज्योतिषीय आधार पर राहु के उपाय को समझते हैं। दर्शकों, राहु भ्रम देता है, लेकिन भ्रम तब बढ़ता है जब विवेक कमजोर होता है। यदि कुंडली में राहु प्रबल हो तो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेने लगता है, बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ जाता है। इसलिए प्रतिदिन आत्मचिंतन कीजिए। निर्णय लेने से पहले ठहरिए, अपने आप से ये 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह निर्णय जल्दबाजी में लिया जा रहा है? क्या इसमें दीर्घकालिक परिणाम सोचा गया है? या क्या यह अहंकार से प्रेरित है? यह साधारण अभ्यास नहीं है दर्शकों, यह राहु की ऊर्जा को दिशा देने की प्रक्रिया है। दर्शकों, दूसरा उपाय जानते हैं। राहु को दिशा गुरु से मिलती है। यदि कुंडली में राहु और गुरु का संबंध हो
तो व्यक्ति परंपरा से हटकर ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन यदि गुरु दुर्बल हो तो राहु ज्ञान को भी भ्रम में बदल सकता है। इसलिए शास्त्र अध्ययन करते रहें, सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन आपको सहायता करेगा। गुरुवार को गुरु वंदन जरूर करें। ये सब राहु को संतुलित करते हैं। राहु शक्ति है लेकिन गुरु दिशा है। दर्शकों, राहु को लेकर तीसरे उपाय की बात करते हैं। वो मंत्र और अनुशासन है। राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें, विशेषकर शनिवार या बुधवार को। यह मानसिक स्थिरता देता है। मंत्र का उद्देश्य ग्रह को प्रसन्न करना नहीं है, मन को केंद्रित करना है। राहु चंचलता देता है जबकि मंत्र ध्यान देता है। दर्शकों, चौथा उपाय आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण समस्या का समाधान है। देर रात तक जागरण कम करें, नशा और अतिशय भोग से दूरी रखें, डिजिटल व्यसन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आधुनिक समय में सोशल मीडिया, आभासी छवि और दिखावा ये सब राहु की अभिव्यक्ति हैं। यदि इन पर संयम न हो तो राहु असंतुलित हो जाता है। दर्शकों, रत्न धारण करना सहायक हो सकता है, लेकिन रत्न अंतिम उपाय नहीं है। राहु बाहर नहीं बदलता, वह भीतर दिशा चाहता है। जब महत्वाकांक्षा को मर्यादा मिलती है, जब शक्ति को विवेक मिलता है और जब छाया को स्वीकार किया जाता है, तब राहु भय नहीं रहता, वह अवसर बन जाता है। याद रखिए, राहु दंड नहीं देता, वह आपको आपकी अधूरी चाह से मिलवाता है। उसे समझिए, उसे दिशा दीजिए। यही है राहु का वास्तविक शास्त्रीय विधान और यही है विधि का विधान। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है, लेकिन राहु का विधान यहीं समाप्त नहीं होता। आज आपने जाना, राहु शत्रु नहीं है, वह प्रश्न है, वह चुनौती है, वह परिवर्तन की तीव्र इच्छा है। हमने समुद्र मंथन की कथा से समझा कि राहु विद्रोह का प्रतीक है, लेकिन हर विद्रोह अधर्म नहीं होता। हमने ज्योतिषीय आधार पर जाना कि राहु जिस भाव में बैठता है वहां असामान्य अनुभव देता है, सीमाएं तोड़ता है, नई दिशा देता है। हमने यह भी समझा कि राहु की महादशा दंड नहीं है, तीव्र परिवर्तन का काल है, जहां व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है। और अंत में हमने जाना कि राहु का उपचार बाहरी वस्तु से अधिक भीतरी चेतना से होता है। दर्शकों, छाया से मत डरिए, उसे समझिए, क्योंकि छाया वहीं बनती है जहां प्रकाश होता है। इसी विश्वास के साथ हम इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। लेकिन यात्रा अभी शेष है, क्योंकि राहु अकेला नहीं है, उसका दूसरा पक्ष भी है, उसकी धुरी का दूसरा छोर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे केतु की। यदि राहु इच्छा है तो केतु विरक्ति है। यदि राहु संसार की ओर ले जाता है तो केतु भीतर की ओर मोड़ता है। यदि राहु प्रश्न है तो केतु उत्तर की खोज है। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में मिलेंगे छाया के दूसरे छोर के साथ, जहां हम समझेंगे त्याग, आध्यात्मिकता और कर्म मुक्ति का गूढ़ विधान। तब तक अपने भीतर के राहु को दिशा दीजिए, महत्वाकांक्षा को मर्यादा दीजिए और प्रश्नों से भागिए मत, क्योंकि प्रश्न ही आपको पूर्णता तक ले जाते हैं। हर हर महादेव।